हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अल्केमिस्ट कोचिंग एकेडमी। क्लास 12 की केमिस्ट्री है। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है और उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 20 बन रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स विद नाइट्रोजन या वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड। साथ में इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स इन वाटर और उनके हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे। अगर उनमें एक्सेप्शन पाया गया तो उनको डिस्कस करेंगे और साथ में हम उनकी रिएक्टिविटी को पढ़ेंगे, किस तरह ये सॉल्युबिलिटी शो करते हैं वाटर में। तो टॉपिक को कवर करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, साथ में फेडरल और केपी के टेक्स्ट बुक के हवाले से जितने भी हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं उनको कवर करने के लिए हमारे साथ रहिए। ओके, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स विद नाइट्रोजन। सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इन सब को अगर हम लेंगे एम, यहाँ पे ये जो एम होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास बेरिलियम को, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को। तो हमारे पास सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट तस्वर करते हैं हम इसको। तो जितने भी सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट है वो हमारे पास M+2 की फॉर्म में होते हैं। तो सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट है उनको अगर हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिजल्ट में, प्रोडक्ट में हमारे पास नाइट्राइड्स बनेगा। नाइट्राइड्स ये अपने अपने करस्पॉन्डेंस नाइट्राइड बनाएंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन इसकी हमारे पास कुछ इस तरह है, M3N2। मतलब ये कि हम जब 3 एटम ग्रुप सेकंड ए के लेंगे तो हमारे पास उसके साथ नाइट्रोजन के 2 एटम होंगे। तो इसकी अगर रेशो हम देख ले तो हमारे पास इनकी रेशो जो आ रही है वो हमारे पास है 3:2। और इसको किस तरह हम यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हैं, अगर हम देख ले तो सेकंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और नाइट्रोजन हमारे पास फिफ्थ ए ग्रुप से ताल्लुक रखता है। फिफ्थ ए ग्रुप, और फिफ्थ ए ग्रुप की जो एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसी तरह हमारे पास ये जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, स्टीबियम और हमारे पास बिस्मथ, ये सारे। तो ये सारे हमारे पास -3 और -5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, लेकिन मोर कॉमन जो हमारे पास इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -3 होती है। तो इनको साथ में लिख ले और इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ले। जो +2 है इसको शिफ्ट कर ले नाइट्रोजन के यहाँ पे बेस में, और नाइट्रोजन का -3 है, इसके 3 को यहाँ पे M के बेस तक शिफ्ट कर ले। तो हमारे पास जो नतीजा आएगा वो हमारे पास ये होगा M3N2, जो कि हम जनरल रिप्रेजेंटेशन इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 और 2 की रेशो की मुनासिबत से हमारे पास ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होंगे। रिएक्टिविटी क्या है? रिएक्टिविटी कुछ इस तरह है कि जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसके ओल्ड बॉन्ड्स को हमने ब्रेक करना होगा। मतलब ये रिएक्शन हम उसको कहते हैं कि जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाए और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाए। लेकिन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमारे पास एनर्जी रिक्वायर होती है। ये हमारे पास इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 हमारे पास पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं नाइट्रोजन के दरमियान में, एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन एटम के दरमियान में, जो कि N2 बनाता है। और ये हमारे पास इसको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर होती है, ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसी वजह से हमारे पास जब ये हाई एनर्जी पे टूटता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो इस वजह से हमारे पास ये इनर्टनेस फॉर द रिएक्शन शो करता है। नाइट्रोजन हमारे पास रिएक्टिविटी उनकी काफी कम है। इनर्टनेस का मतलब ये है कि ये एक शरीफ मॉलिक्यूल के तौर पे मौजूद होता है, क्योंकि जो शरीफ होता है वो किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, मतलब ये रिएक्टिविटी कम करता है। रिएक्शन विल बी ऑकर्ड इन हाई हीट। हम जब रिएक्शन करेंगे ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट है उनको जब हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम उनको हीट देंगे, चाहे वो बेरिलियम हो चाहे वो बेरियम हो। तो फिर हम देखेंगे कि बेरिलियम ऐड हो रहा है उसके साथ तो फिर हम कम हीट देंगे, अगर बेरियम ऐड हो रहा है तो हम फिर ज्यादा हीट देंगे। तो फिर हम जो है ना इनकी रिएक्टिविटी फिर देखते हैं, उसका ट्रेंड देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इस पोर्शन में। जनरल रिएक्शन को अगर हम देख ले, जनरल रिएक्शन को, तो हमारे पास जनरल रिएक्शन में कुछ इस तरह बनता है कि अगर हम 3 मोल या 3 एटम हम ले ले बेरिलियम के, मैग्नीशियम के, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम या जिस किसी भी एलिमेंट का आप चाहे यहाँ पे ग्रुप सेकंड में, तो उसका आप जब 3 एटम ले ले और साथ में हमारे पास एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले तो हमारे पास यहाँ पे एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा और इसको हम हीट देंगे, नतीजे में हमारे पास M3N2 बनेगा। ये जो M3N2 होगा इसमें हमारे पास नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होगा, -3 चार्ज। तो नाइट्रोजन पे जब -3 चार्ज आ जाए तो -3 चार्ज आने की वजह से नाइट्रोजन का नाम चेंज होकर नाइट्राइड बन जाएगा, नाइट्राइड।
तो इसको हम कहते हैं N3N2 मेटल नाइट्राइड। इसकी जगह हमारे पास बेरिलियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड नाइट्राइड स्ट्रोंशियम नाइट्राइड और बेरियम नाइट्राइड हम लिख सकते हैं। ट्रेंड को अगर हम देख ले, रिएक्टिविटी ऑर्डर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे ग्रुप में आएंगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ये इस वजह से बढ़ती जाएगी क्योंकि हमारे पास बेरिलियम का साइज काफी छोटा है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करते, लेकिन बेरियम का साइज बड़ा है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता होगा ना। तो इस वजह से जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक एटम, उतनी आसानी से हमारे पास वहां पर रिएक्टिविटी पॉसिबल होगी। तो हमारे पास बेरिलियम नाइट्रोजन के साथ जब भी मिलेगा तो रिएक्टिविटी कम होगी, मैग्नीशियम की उससे ज्यादा, कैल्शियम की उससे ज्यादा, स्ट्रोंशियम की उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो हमारे पास शो करेगा वो हमारे पास बेरियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर बेरियम नाइट्राइड जब बनाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी काफी हाई होगी और वो काफी हाई रिएक्टिविटी शो करेगा। डाउन द ग्रुप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजी, जब हम नीचे आएंगे इस तरफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा किसी भी एलिमेंट से, किसी भी एलिमेंट के एटम से, तो इस वजह से रिएक्टिविटी हाई होगी। बेरिलियम रिक्वायर्ड हायर ईए। ईए का मतलब है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या वी कैन से एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ईए से। तो इसको रिएक्ट करने के लिए हमारे पास हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उस हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होने की वजह से हम ज्यादा हीट देते हैं तब जाके रिएक्शन होता है, लेकिन बेरियम के लिए इस जितनी बीई के लिए रिक्वायर्ड होती है उससे काफी कम उसको रिक्वायर्ड होती है, लेकिन बहरहाल रिक्वायर्ड होगी एनर्जी हम फिर भी देंगे इस रिएक्शन को करने के लिए। जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे हमारे पास आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम जो भी लेना चाहो, रेडियम वैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको ज्यादातर जो है ना हम रिएक्टिविटी और इन कामों में हम नहीं लाते, क्योंकि उनका हैंडल करना और उनकी रिएक्टिविटी के जो असरात होते हैं उनसे लोग अपने आप को बचाते हैं, साइंटिस्ट वगैरह उनको ज्यादा डील नहीं करते। तो अपर जो एलिमेंट है उनको उनकी रिएक्टिविटी की हेल्प से हम जो है ना फिर रेडियम की रिएक्टिविटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इनको जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट होगा उसका नेचर क्या है, तो Be3N2 हमारे पास पार्शियली कोवेलेंट है। कोवेलेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो बेरिलियम है, बेरिलियम इस पे +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज, और इसका जो साइज होता है वो काफी स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज। इस स्मॉल साइज की वजह से हमारे पास इसकी जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है वो काफी हाई हो जाती है। चार्ज डेंसिटी जितनी हाई होती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें इतना ज्यादा होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर is directly proportional to is inversely proportional to size of cation and directly proportional to charge density कहते हैं कम साइज वाले आयंस पे ज्यादा चार्ज आना, मतलब ये कि साइज कम हो और उस पे +2 और +3 हो, तो इसको कहते हैं हाई चार्ज डेंसिटी। तो ये +2 है और साइज छोटा है, तो साइज छोटा भी है और चार्ज डेंसिटी भी हाई है, तो इस वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो हमारे पास बेरिलियम नाइट्राइड पार्शियली कोवेलेंट होता है, लेकिन इसमें प्लस और माइनस आयंस होंगे, इस वजह से ये आयनिक भी है। Mg3N2 ज्यादातर हमारे पास आयनिक है, लेकिन फिर भी हमारे पास मैग्नीशियम का भी साइज छोटा है, ये भी हमारे पास कोवेलेंट होगा, लेकिन जो कोवेलेंसी होगी Be3N2 इसकी हमारे पास कोवेलेंसी ज्यादा है बनिस्बत Mg3N2 से। कोवेलेंट कैरेक्टर की बुनियाद पे अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर ले तो मैग्नीशियम नाइट्राइड की कोवेलेंसी कम, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, इसकी हमारे पास कोवेलेंसी और आयनिक कैरेक्टर दोनों पार्शियल है, मतलब ये ज्यादा कोवेलेंट भी है और आयनिक कम है, इससे ये कम कोवेलेंट है और ज्यादा आयनिक है। Ca3N2 आयनिक ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। वैसे मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूं और वो पॉइंट ये है कि there is no such bond which is 100% ionic। कोई भी बॉन्ड हमारे पास 100% आयोनिक नहीं होता, और ये हमें फेजान्स रूल के तहत या फेजन्स रूल के तहत पता चलता है, क्योंकि हमारे पास वहां पे कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर किसी भी आयोनिक कंपाउंड के किसी भी आयोनिक बॉन्ड में मौजूद होगा और होता है वहां पे। स्ट्रोंशियम नाइट्राइड को अगर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रांगली आयोनिक है, और बेरियम नाइट्राइड को अगर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक कैरेक्टर रखता है।
इन सबको जो हमारे पास नाइट्राइड्स है, चाहे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, इन सब नाइट्राइड्स को अगर हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का के प्रोसेस से गुजारना चाहें, इनको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करना चाहें, तो हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दो प्रोडक्ट। एक हमारे पास हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोक्साइड, मतलब अगर बेरिलियम हो तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अगर बेरियम हो तो हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। मतलब ये कि एक तो हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड देते हैं, दूसरा हमारे पास अमोनिया, ये हमारे पास अमोनिया देंगे, अमोनिया, तो अमोनिया की प्रोडक्शन होगी। तो M3N2 + 6H2O 3M into OH2 + 2NH3 हमारे पास अमोनिया है। और यहाँ पे M से मुराद यहाँ पे जो भी आप लेना चाहो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो यहाँ पे हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्शन होगी, जिसको कमर्शियली भी जो है ना इससे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ये था हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन विद सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट इन वाटर। हमारे साथ रहिए। माय डियर स्टूडेंट, पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स इन वाटर। तो अगर हम देख लें यहाँ पे, तो जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम डिसोल्यूशन होता है हमारे पास, जो प्रोसेस होता है असल में वो ये होता है कि हम मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट जब ले लें और उसको वाटर में डिसॉल्व कर लें, वाटर में, तो इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं और इनके गिर्द सराउंड हो जाते हैं, और इसको स्प्लिट करके यहाँ पे हमारे पास M+2 और 2OH- में कन्वर्ट कर लेते हैं एक्वियस फॉर्म में, और हमारे पास एक बेसिक सोल्यूशन बना देता है, बेसिक। तो ये हमारे पास बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन। तो ग्रुप सेकेंड ए एलिमेंट की जितने भी हमारे पास हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हमारे पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ये हमारे पास एक एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये हमारे पास बेसिक इन नेचर नहीं होता। तो हमारे पास जब भी ये हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन BeOH2 जो हमारे पास होता है वो एम्फोटेरिक होता है। तो BeOH2, MgOH2, CaOH2, SrOH2, BaOH2, इनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो हमारे पास Be+2 2OH Be से मिलेगा, Mg+2 2OH- Mg से मिलेगा, Ca+2 2OH- Ca से मिलेगा, Sr+2 2OH- SrOH2 से मिलेगा, Ba+2 2OH- हमारे पास BaOH2 से मिलेगा। तो ये हमारे पास एक्वियस फॉर्म में हमारे पास केटाइंस भी होते हैं, केटाइंस, और हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस भी होते हैं। तो इनमें से जो ऊपर वाले मेंबर हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, ये थोड़ी वीक, बेरिलियम तो खैर एम्फोटेरिक है, उसको यहां से एक्सक्लूड करते हैं, इसको एक्सक्लूड कर लें। मैग्नीशियम और कैल्शियम ये हमारे पास जो होंगे ये वीक बेसिक सोल्यूशन बनाएंगे, वीक बेसिक सोल्यूशन, वीक बेसिक सोल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Mg+ और Ca+2 2OH- हर एक के अपने अपने में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर मैग्नीशियम +2 और Ca+2 का साइज काफी स्मॉल होता है, वो फिर से दोबारा जो है ना OH- को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके दोबारा यहां से उस तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं और एक रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फिर सोल्यूशन में OH की कमी आ जाती है, OH की कमी आ जाती है। जब सोल्यूशन में OH की कमी आ जाती है तो हमारे पास बेसिसिटी कम हो जाती है, तो हमारे पास सोल्यूशन लेस बेसिक होगा। लेकिन फिर अगर हम स्ट्रोंशियम और बेरियम को देख लें, तो स्ट्रोंशियम और बेरियम जब डिसोसिएट हो जाता है तो मुश्किल से फिर OH को अपनी तरफ खींचकर रिवर्सिबिलिटी शो करता है, तो मतलब ये कि सोल्यूशन में फिर ज्यादा OH मिलेंगे हमें और उसकी बेसिक नेचर भी ज्यादा होगी। तो यहां से हम ट्रेंड ले सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप है, जब ग्रुप में हम नीचे जाते जाएंगे तो जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उनकी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब ये कि डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीजेस ऑफ हाइड्रोक्साइड, BeOH2 सबसे कम हाइड्रोक्साइड, कम बेसिक हाइड्रोक्साइड है, और BaOH2 जो हमारे पास है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। BeOH2 में फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हमारे पास एम्फोटेरिक है, मतलब ये कि जो हमारे पास वीकेस्ट हाइड्रोक्साइड बनेगा वो हमारे पास Mg होगा, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोक्साइड बेसिक सोल्यूशन बनाएगा वो हमारे पास BaOH2 होगा। वजह क्या है, जब हम नीचे ग्रुप में जाएंगे बेसिसिटी क्यों बढ़ती है? असल में
बेसिसिटी इस वजह से बढ़ती है क्योंकि हमारे पास जो OH आयन की कंसंट्रेशन होती है वो सोल्यूशन में अगर ज्यादा हो तो हमारे पास बेसिसिटी ज्यादा होगी। और OH आयन ज्यादा कब बनेंगे? जब स्प्लिटिंग डिसोसिएशन ज्यादा होगा। तो स्प्लिटिंग डिसोसिएशन या हम इसको सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा होगा? जब हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी और लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। तो अगर हम देख ले BeOH2 में तो हाइड्रेशन एनर्जी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है। Be हमारे पास ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रखता है क्योंकि इसके गिर्द पॉजिटिव पार्टिकल के गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड होते हैं। यहाँ पे हमारे पास वो बात ठीक है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इसकी लेटेस्ट एनर्जी भी काफी हाई है। तो लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का आपस में जो कंपैरिजन है वो इस तरह होना चाहिए कि फिर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और लेटेस्ट एनर्जी कम होनी चाहिए, फिर जाके हमारे पास ये डिसोसिएट होगा और ज्यादा OH देगा। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी, लेटेस्ट एनर्जी भी कम होती जाएगी, दोनों कम होते हैं। डाउन द ग्रुप बोथ एनर्जी डिक्रीजेस बट लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीजेस फास्टर देन हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब यह है कि इसकी हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी भी हाई है और लेटेस्ट एनर्जी भी हाई है, तो ये हमारे पास कम सोल्यूबल होगा, कम OH होंगे, कम बेसिक सोल्यूशन बनाएगा, या हम कह सकते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस ये। इसकी हम बेसिसिटी की बात नहीं करते, इसके बारे में बात करते हैं। इसकी फिर हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है और लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा है। जब ये डिसोसिएट होगा तो हमारे पास कम डिसोसिएट होगा क्योंकि इसकी लेटेस्ट एनर्जी हाई है। तो जब लेटेस्ट एनर्जी हाई है तो इसकी हमारे पास डिसोसिएशन कम होगा, OH आयन कम बनेंगे। जब OH आयन कम बनेंगे तो हमारे पास बेसिसिटी इसकी कम होगी। लेकिन जब हम कैल्शियम में आएंगे तो हमारे पास दोनों कम होगी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी कम है और इसकी हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी भी कम है। लेकिन जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी में कमी है वो ज्यादा वाकया हुई है। लेटेस्ट एनर्जी में कमी हाइड्रेशन एनर्जी में कमी से ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी हाइड्रेशन एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी, और लेटेस्ट एनर्जी इसकी थोड़ी कम होगी। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास फिर हाइड्रेशन एनर्जी जीत जाती है और यहाँ पे हमारे पास इसकी स्प्लिटिंग आसानी से हो सकती है। स्ट्रॉन्शियम में अगर हम देखें तो इसकी जो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी वो कम होगी कैल्शियम से, लेकिन फिर इसकी अपनी जो लेटेस्ट एनर्जी होगी उससे हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे पास फिर स्प्लिटिंग और भी आसान हो जाएगी। यहाँ पे फिर हमारे पास सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। सबसे ज्यादा मतलब मेरा ये नहीं है कि इससे ज्यादा होगी, विद इन इटसेल्फ इसके अपने आप में हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी वो वहां पे कम होगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास फिर इसकी स्प्लिटिंग आसानी से हो सकती है और हमारे पास OH आयन सोल्यूशन में ज्यादा मिलेंगे। जब ज्यादा OH आयन मिलेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा। तो डाउन द ग्रुप बोथ एनर्जी डिक्रीजेस बट लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीजेस फास्टर देन हाइड्रेशन एनर्जी। इस वजह से फिर हमारे पास डाउन द ग्रुप हमारे पास जो बेसिसिटी होगी, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड होगी वो इंक्रीज होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप बेसिक हाइड्रोक्साइड बेसिसिटी इंक्रीज करेंगे। BeOH2 की जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी है वो निस्बतन करीब करीब हमारे पास बराबर होगी हाइड्रेशन एनर्जी के। तो इस वजह से हमारे पास दोनों जो है ना हमारे पास ज्यादा है। जब दोनों ज्यादा है तो हमारे पास ये लेटेस्ट एनर्जी जो होगी इसको स्प्लिट होने से बचाती है। अगर जी इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लेकिन लेटेस्ट एनर्जी इसको स्प्लिट होने से बचाती है, इस वजह से ये बहुत कम अमाउंट में स्प्लिट होगी। लेकिन BeOH2 में अगर हम देख ले तो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी काफी कम है हाइड्रेशन एनर्जी से। अगर ये दोनों कम है लेकिन दोनों में फिर लेटेस्ट बहुत कम है, तो इस वजह से फिर हमारे पास जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी ये इसको मौका देगी कि ये ज्यादा स्प्लिट हो जाए और ज्यादा बेसिक सोल्यूशन बना दे। BeOH2 को अगर हम देख ले तो हमारे पास इसकी हमारे पास 0.001 ग्राम पर लीटर इसकी डिसोसिएशन होती है। डिसोसिएशन जो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बता रहा हूं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास डिसोसिएशन और भी बढ़ेगा। असल में ये Be+2 होता है, Be+2, या हम कहते हैं Be की जगह जनरल मेटल ले लेते हैं, मेटल, और हमारे पास OH-2 होता है, 2OH-2। तो सोल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब होंगे, केटायंस और एनायंस जब होंगे, ये हमें मालूम होते हैं KSP वैल्यू से। KSP वैल्यू कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब एक सोल्यूशन में हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया
उस इक्विलिब्रियम पे जब हम देखते हैं कि कितने सोल्यूशन में पॉजिटिव है और कितने सोल्यूशन में नेगेटिव आयन है, इससे फिर हमें पता चलता है कि एक सब्सटेंस कितना सॉल्युबल हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है वाटर में। तो अगर Ksp की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी उस सब्सटेंस की ज्यादा होगी। तो ये Ksp की बुनियाद पे हम वैल्यू ले रहे हैं, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे Ksp की वैल्यू है। तो मतलब ये कि यहाँ हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये 0.009 ग्राम पर लीटर डिसोसिएट होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास 1.7 ग्राम पर लीटर डिसोसिएट होता है। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड 8 to 10 ग्राम पर लीटर डिसोसिएट होगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास 35 to 40 ग्राम पर लीटर हमारे पास डिसोसिएट होगा। तो सबसे ज्यादा डिसोसिएशन जिनकी होगी वो हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड की होगी, और इस वजह से वो हमारे पास ज्यादा बेसिक नेचर भी शो करेगा। अब आते हैं solubility ऑफ सल्फेट्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट इन वाटर। तो सल्फेट किस चीज को कहते हैं? सल्फेट उन कंपाउंड को हम कहेंगे जिसमें हमारे पास सल्फेट आयन हो। सल्फेट आयन इसको कहते हैं सल्फेट आयन, SO4-2। SO4-2 इसको मैं अगर बनाना चाहूं तो इस तरह बना सकता हूं, यहां पे बनाना चाहूंगा SO डबल बॉन्ड और यहाँ पे SO डबल बॉन्ड और यहाँ पे O नेगेटिव और O नेगेटिव। तो ये हमारे पास सल्फेट आयन है। अगर किसी सब्सटेंस के साथ सल्फेट आयन अटैच हो गई किसी दूसरी केमिकल स्पीशीज के साथ, तो जो कंपाउंड नतीजे में बनेगा उसको हम कहेंगे सल्फेट। तो यहाँ पे ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट की जितने भी एलिमेंट हैं इनके साथ जब सल्फेट आयन अटैच होगा तो उसको हम कहेंगे ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट के सल्फेट। मिसाल के तौर पे बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। जनरल इक्विलिब्रियम जनरल इक्विलिब्रियम प्रोसेस अगर हम देखना चाहिए यहाँ पे, तो मेटल सल्फेट ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट में यहाँ पे मेटल ले रहा हूं, वो हमारे पास स्प्लिट होंगे +2 आयन और सल्फेट आयन में, तो हमारे पास एक वे सोल्यूशन बन जाएगा। तो जो ट्रेंड होगा, जैसे जैसे हम हाइड्रोक्साइड में देख ले नीचे जाते जाएंगे तो हमारे पास ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इंक्रीजिंग ट्रेंड मतलब बेसिसिटी इंक्रीज होगी, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ये ज्यादा बेसिक होगा वो कम बेसिक होगा। लेकिन सल्फेट में जो ट्रेंड है ये रेसिप्रोकल है, अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है हाइड्रोक्साइड के ट्रेंड से। बेरिलियम सल्फेट हमारे पास जो डिसोसिएशन शो करता है वो काफी हाई डिसोसिएशन शो करेगा मैग्नीशियम सल्फेट से। मैग्नीशियम सल्फेट हाईली डिसोसिएट होगा, हाईली सॉल्युबल होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी बनिस्बत कैल्शियम सल्फेट से। कैल्शियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, स्ट्रोंशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, बेरियम सल्फेट। मतलब ये कि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट सल्फेट्स डिक्रीजेस। बेरिलियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कम। तो ये तो उल्ट है हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी से वाटर में। वो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। वजह क्या है? हमेशा के लिए याद रखें कि यहाँ पे जो हमारे पास मेन जो फैक्टर इन्वॉल्व है सॉल्युबिलिटी के लिए, चाहे वो हाइड्रोक्साइड में हो, चाहे ये सल्फेट में हो, या चाहे फिर वो कार्बोनेट में हो, तो दो मेन फैक्टर है, इनका आपस में कंपटीशन है, आपस में इनका कंपटीशन है। एक हमारे पास है हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरा हमारे पास है लेटेस्ट एनर्जी। जब हम नीचे ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी और लेटेस्ट एनर्जी भी कम होगी। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी में कमी होगी अगर वो ज्यादा हो गई लेटेस्ट एनर्जी में कमी से, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी आसान होगी, ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं यहां पे कि डाउन द ग्रुप जो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी है उसमें डिक्रीज ज्यादा है, और जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी में डिक्रीज के बारे में बता रहा हूं, डिक्रीज के बारे में मतलब ये कि नीचे वाले जो एलिमेंट होंगे उनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी और जो लेटेस्ट एनर्जी होगी इनकी ज्यादा होगी। तो इनकी जो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी है वो कम डिक्रीज होगी, कम, और इनकी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो वो ज्यादा डिक्रीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी में जो कमी आएगी वो ज्यादा डिक्रीज होगी, और जो लेटेस्ट एनर्जी में कमी है वो कम होगी। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि बेरियम सल्फेट
बेरियम सल्फेट, मेरे इन पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बेरियम सल्फेट की जो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा है बेरिलियम सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी, बेरियम सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी से, और बेरिलियम सल्फेट की लेटिस एनर्जी कम है बेरियम सल्फेट की लेटिस एनर्जी से। असल में यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, मैं यहाँ पे इस तरह लिखना चाह रहा था बेरिलियम सल्फेट, और ये भी बेरिलियम सल्फेट है, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। बेरिलियम सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है बेरिलियम सल्फेट की लेटिस एनर्जी से, बेरिलियम सल्फेट की लेटिस एनर्जी से। और बेरियम, यहां पे इसको बेरियम करते हैं, बेरियम सल्फेट की जो हमारे पास लेटिस एनर्जी है, यहां पे इसको हाइड्रेशन करते हैं, हाइड्रेशन। बेरियम सल्फेट की जो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी है, कंपटीशन के बारे में बता रहा था ना, तो बेरियम सल्फेट की जो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी है वो कम है बेरियम सल्फेट की हमारे पास जो लेटेस्ट एनर्जी है उनसे। तो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, कम लेटेस्ट एनर्जी, ज्यादा सॉल्युबिलिटी, कम हाइड्रेशन एनर्जी, ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी, कम सॉल्युबिलिटी। तो इस वजह से हमारे पास बेरियम सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल है और बेरियम सल्फेट हमारे पास कम सॉल्युबल है। इसी तरह जब नीचे आते जाएंगे तो हमारे पास जो डिक्रीज होगा लेटेस्ट एनर्जी पे वो कम होगा और हाइड्रेशन एनर्जी में डिक्रीज ज्यादा होगा। तो मतलब ये कि फाइनल पोजीशन पे फिर हमारे पास जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी बेरियम के नतीजे में, और हाइड्रेशन एनर्जी फिर हमारे पास कम होगी, जिसकी वजह से हमारे पास फिर सॉल्युबिलिटी वहां पे कम होगी। Ba+2 जो हमारे पास इसका साइज होता है वो स्मॉल साइज होता है, तो इसकी वजह से हमारे पास हाइड्रेशन इसकी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। जब वाटर के मॉलिक्यूल इसकी गिर सराउंड हो जाते हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। सल्फेट आयन का भी यहाँ पे किरदार है, सल्फेट आयन का। सल्फेट आयन हमारे पास एक लार्ज साइज होता है उसका, सल्फेट आयन जो होता है इसका हमारे पास लार्ज साइज होता है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हाई लार्ज साइज का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। तो इस वजह से हमारे पास ये पेड़ जब हम बेरिलियम के साथ देखते हैं और फिर अगर हम वहां पे बेरियम के साथ देखते हैं तो इसका साइज तो कांस्टेंट है, बेरिलियम के साथ भी कांस्टेंट है और बेरियम के साथ भी कांस्टेंट है। तो इस वजह से जो यहाँ पे मेन चीज फैसला करेगी कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, वो हमारे पास फिर मेटल आयन की साइज करेगी ये फैसला, कि मतलब जितना स्मॉल साइज होगा मेटल आयन का उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। ये तो फिर सारों में सेम है सल्फेट, जिसकी वजह से हमारे पास जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो निस्बतन यहाँ पे हम सल्फेट आयन की वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो असल में मेटल आयन या केटायन जो होगा उसके साइज में कमी की वजह से चेंज आ रहा है। तो जितना मेटल केटायन बढ़ रहा है हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है, जिस वजह से हमारे पास सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। लेकिन सल्फेट तो सेम है सब में, जब सल्फेट सेम है तो इस वजह से ये मेन रोल प्ले नहीं करेगा। तो ये फेवर करेगा बेरिलियम के केस में ज्यादा सॉल्युबिलिटी को, लेकिन ये फेवर नहीं करेगा बेरियम के केस में सॉल्युबिलिटी को। तो ये थी हमारे पास सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट की जो सल्फेट्स है हमारे पास उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में। बेरिलियम सल्फेट को अगर हम इनहाइड्रस फॉर्म में ले लिए, एक पॉइंट है नोट करना चाहो तो, बेरिलियम सल्फेट को अगर हम इनहाइड्रस फॉर्म में ले लें, इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच अगर ना हो तो उसकी हमारे पास सॉल्युबिलिटी कम है बनिस्बत उस बेरिलियम सल्फेट से जिसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल हो। इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड बेरिलियम सल्फेट, या हम कहते हैं बेरिलियम सल्फेट के साथ जब वाटर इस तरह हो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हम इसको कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब ये कि बेरिलियम सल्फेट जब सोल्यूशन में हो और इसको हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके स्ट्रक्चर में ग्रैब हो जाते हैं, उसमें धंस जाते हैं, फंस जाते हैं, और इस वजह से इसको फिर हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रेटेड है। तो हाइड्रेटेड बेरिलियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी हाई होगी इनहाइड्रस बेरिलियम सल्फेट से, क्योंकि ये हमारे पास वाटर है और वाटर के मॉलिक्यूल में यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हेल्प करेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी फिर ज्यादा होगी। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इन सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट इन वाटर। तो कार्बोनेट कौन से सब्सटेंसेस को हम कहेंगे? कार्बोनेट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे पास कार्बोनेट आयन रखते हो,
कार्बोनेट आयन कौन से आयन होते हैं? जिसमें CO3-2 चार्ज जिस पे होता है वो कार्बोनेट आयन होते हैं। मतलब ये किस कार्बन इसमें सेंट्रल एटम होता है और इसमें हमारे पास 3 ऑक्सीजन होते हैं। इसको कहते हैं कार्बोनेट आयन। जब मेटल इसके साथ अटैच हो जाए तो इसको हम फिर कहेंगे मेटल कार्बोनेट। तो ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट यहाँ पे मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, कार्बोनेट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज। तो इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो नतीजे में फिर M+2 मतलब बेरिलियम +2, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम +2 प्लस CO3-2 एक्वियस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। लेकिन कुछ ज्यादा कन्वर्ट होते हैं, कुछ कम कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। जो ज्यादा यहां पे आयंस बनाएंगे उनकी Ksp वैल्यू ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा Ksp की वैल्यू होगी उतनी हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो Ksp हमें क्या बताती है कि जो हमारे पास कमजोर जो साल्ट्स होते हैं, स्पेरेंजली सॉल्युबल साल्ट जो होते हैं, या जो हमारे पास स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं, वो कितने हद तक सॉल्युबल है वाटर में, जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बना दे, जब तक वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन ना कर दे। तो ट्रेंड सेम इज सल्फेट। जिस तरह मैंने प्रोसेस सल्फेट के सॉल्युबिलिटी में यहां पे शूट किया है सेकंड ए के जो सल्फेट से, बिल्कुल वही प्रोसेस यहां पे भी है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाइड्रोक्साइड में इंक्रीज होती थी, सल्फेट में सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो कार्बोनेट्स है इनकी भी हमारे पास सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी बेरिलियम कार्बोनेट की, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और फिर बेरियम कार्बोनेट। एक और पॉइंट यहां पे है, मैं यहां पे इसको थोड़ा वाज़ेह करना चाहूंगा, बुक में नहीं है लेकिन इस तरह मैं शो करना चाहूंगा। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट में हमारे पास एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन है। क्यों है इसको डिस्कस करते हैं। डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे ग्रुप में आते जाएंगे तो जो हमारे पास हाइड्रोजन एनर्जी में कमी है, हाइड्रोजन एनर्जी में कमी है, कमी तो दोनों में वाकया होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डाउन द ग्रुप हमारे पास हाइड्रोजन एनर्जी भी कम होगी, लेटेस्ट एनर्जी भी कम होगी। यह हमने पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे कम होगी क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी कम हो रही है। तो हाइड्रोजन एनर्जी भी कम हो रही है लेकिन लेटेस्ट एनर्जी भी कम हो रही है। लेकिन जो हाइड्रोजन एनर्जी में कमी है वो ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो रही है लेकिन लेटेस्ट एनर्जी कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल हमारे पास कार्बोनेट होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी फिर ज्यादा होगी और हाइड्रोजन एनर्जी कम होगी, जिसकी वजह से हमारे पास सॉल्युबिलिटी उसकी कम होगी। बेरिलियम कार्बोनेट को अगर हम देखना चाहें यहां पे तो ट्रेंड इसकी बुनियाद पे हमारे पास फिर ये बनेगा। ये एक एक्सेप्शन है, इसको एक्सक्लूड कर फिलहाल जनरल ट्रेंड के बारे में मैं बता रहा हूं। बेरिलियम कार्बोनेट हैज हाइड्रेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन अगर हम कह सकते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लेटेस। बेरिलियम कार्बोनेट की हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लेटेस एनर्जी से। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी निस्बतन लगभग इक्वल है लेटेस्ट एनर्जी से। इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम और इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। यहां पे मैंने जो है ना बेरियम नहीं लिखा क्योंकि बेरियम की सॉल्युबिलिटी हमारे पास स्ट्रोंशियम से ज्यादा है। वजह क्या है इसको डिस्कस करते हैं। तो इसी बातों की बुनियाद पे, इन पॉइंट की बुनियाद पे तो हमारे पास जो ट्रेंड होगा वो भी डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास उसमें हुआ है, सल्फेट में हुआ है। तो बेरियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी हमारे पास स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की कार्बोनेट से कम है। ये कम होना चाहिए था, ये ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये कम है। वजह एक्सेप्शनल केस है। जो हमारे पास बेरियम है ये ग्रेटर साइज है, इसमें जो साइज होता है ये काफी हद तक बढ़ जाता है। बेरियम का जो साइज होता है इसमें काफी इंक्रीज आ जाती है, काफी इंक्रीज। तो जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी में कमी आ रही थी वो तो कम आ रही थी, लेकिन स्ट्रोंशियम के बाद हमारे पास जब बेरियम का नंबर आया तो बेरियम में हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी की कमी बहुत ज्यादा वाक़या हुई है, जिसने हाइड्रेशन की एनर्जी में जो कमी थी उसको ओवरकम कर दिया। तो बेरियम में हमारे पास जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। बेरियम में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा और लेटेस्ट एनर्जी कम। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा और लेटेस्ट एनर्जी कम स्ट्रोंशियम से, तो इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी फिर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट से ज्यादा होगी वाटर में, और ये ज्यादा हमारे पास हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो ये थी हमारे पास, सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं, कार्बोनेट और मेटल आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो ये थी हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, सल्फेट्स और कार्बोनेट्स ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट इन वाटर। इसके साथ हमारे पास जो सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट के रिलेटेड जितने पॉइंट्स थे
इनकी रिएक्टिविटी के हवाले से और इनके सॉल्युबिलिटी के हवाले से वो हमने कवर कर लिए है। और साथ में मैंने इनको डिफरेंट टेक्स्ट बुक से लेके इनको टच दिया हुआ है ताकि किसी भी पॉइंट यहाँ पे उसका वो ना रहे कि मतलब कोई गुंजाइश ना रहे कि वो रह जाए। मज़ीद भी हम इसी तरह लेक्चर कवर करते रहेंगे। टॉपिक को बनाने के लिए, अपनी बेहतरीन हद तक उसको कवर करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, एक्सेप्शंस और ट्रिक्स को समझने के लिए हमारे साथ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।